So hello friends, welcome to the fifth part of gravitation series. और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ पार्ट अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर है. तो अभी देखते हैं वन बाय वन क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अर्थ एक एक्सर्ट करेगा फोर्स को, जो कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को जी फोर्स बोल दिया है, और वो हर एक ऑब्जेक्ट पे जो उसके आसपास है उसके ऊपर अप्लाई होता है. ठीक है, तो अर्थ एक्सर्ट जी फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट. अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन. हमने किया था, याद है, F इज इक्वल टू मा, यानी फोर्स रहेगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा. तो यही रीज़न है कि फोर्स की वजह से क्या होता है कि बॉडी का मूवमेंट होता है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. अब आगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन. तो करेक्ट है, ये मैंने पहले ही बोल दिया है कि फोर्स की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन होने लगता है. और ये जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से होता है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आर यू गेटिंग दिस? सो लेट अस मूव फर्दर. अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी की वैल्यू से. ठीक है, तो स्मॉल जी कहीं पर भी दिख गया मतलब समझना कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एस जी फोर्स सेंटर की तरफ डाइवर्ट होता है, क्योंकि जी फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है. तो ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट एक्चुअली एक ही पॉइंट है, बट तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया ताकि इट इज़ easy for you to understand. So G force directed towards center, also acceleration due to gravity will be directed to the center of the earth and it is vertically downwards. ये भूलना मत. ठीक है, तो बढ़े आगे. Now coming to the next part. What is the next part? What would happen if there was no gravity? अगर मान लीजिए कि ग्रेविटी होता ही नहीं तो क्या होता? सोचने वाली बात है, बराबर है. ग्रेविटी ही नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो सोचने वाली बात है, ग्रेविटी से हम लोगों को क्या मिल रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, बराबर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम लोग अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग भी अर्थ के ऊपर खिंचे नहीं रहेंगे, हम लोग फ्लोट होने लगेंगे. तो दो चीज़ें यहाँ दिखती है कि देयर वुड हैव बीन नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा ऑल द बॉडीज वुड हैव फ्लोटेड इन द एयर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दूसरा क्वेश्चन है, what would happen if the value of capital G was twice as large? ठीक है, तो कैपिटल G की वैल्यू अगर डबल हो जाए तो क्या होगा? तो अगर याद होगा तो न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के फॉर्मूला में F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, यानी F का डायरेक्ट रिलेशन था G के साथ में. तो अगर G डबल हो गया तो इन शॉर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा. सो G इज डबल्ड, then force would also be doubled. तो gravitational force भी डबल हो जाएगा. Are you getting this? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Value of G on the surface of the earth. पता करते हैं कि अर्थ के ऊपर G की वैल्यू क्या है. ठीक है, उससे जानने से पहले हम लोग कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ है, जैसे कि जिनको कांस्टेंट वैल्यूज़ बोले जाते हैं, वो चेंज नहीं होते. तो मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M जो है हमारे लिए वो मास ऑफ द अर्थ है. ठीक है, ये हमने लिख लिया. मास ऑफ द अर्थ क्या है? 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 24 kgs. मास है तो kg में ही होगा. रेडियस है 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 किलोमीटर्स होगा. ठीक है, 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 किलोमीटर्स होगा. मैंने यूनिट्स लिखा नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. रेडियस मीन्स डिस्टेंस है तो किलोमीटर ही होना चाहिए. अब मीटर तो होगा नहीं, अर्थ है, इतना छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए किलोमीटर में है. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोगों के पास F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है. दूसरा वैल्यू जो फोर्स का है वो है mg. तो ये दो फॉर्मूलाज है जिनको यूज़ करके हम लोग स्मॉल g की वैल्यू निकालने वाले. पहला था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से मिला हुआ ये फॉर्मूला, और ये वेट का फॉर्मूला जो कि कोई और नहीं बल्कि फोर्स का ही फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो F इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, दीज आर द टू फॉर्मूलाज. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मीन्स राइट हैंड साइड भी सेम होंगे. सो इस रीजन से हम लोगों को फ्रॉम 1 and 2 मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली इक्वल टू राइट हैंड साइड. इफ़ यू सी केयरफुली ये दोनों भी m है, ये कैंसिल हो जाएंगे. ओके, इफ़ यू सी केयरफुली बोथ द m विल गेट कैंसल्ड विथ ईच अदर.
ये m गया, ये m गया, बचा क्या, आगे देखते हैं। तो बचता है स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सारे कैपिटल्स में। अभी सोचो हम लोग अर्थ के ऊपर खड़े हैं, बराबर है, मतलब हमारा डिस्टेंस और अर्थ का रेडियस सेम होना चाहिए जहाँ पर भी हम खड़े। हम अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खड़े ना, एट सर्टेन हाइट नहीं, एकदम टच करके खड़े अर्थ के ऊपर। तो मतलब हमारा डिस्टेंस सेंटर से लेके और रेडियस ऑफ द अर्थ सेम होना चाहिए उस जगह तक का। तो इसीलिए स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। यानी हमारा जो डिस्टेंस होगा और वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा वो सेम कंसिडर होगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग ने स्मॉल आर के जगह पे अभी कैपिटल आर को रिप्लेस कर दिया, और कैपिटल आर का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, इसीलिए हमने ये काम किया है। अब हम लोगों को फिक्स्ड वैल्यूज पता है, जैसे कि जी के वैल्यू हम लोग ने पिछले लेक्चर में कर लिया था। व्हाट वाज दैट वैल्यू, जब हम लोग प्रूव कर रहे थे वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल एम यानी मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻24 ले लिया है, और फिर उसके बाद ही आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 द होल स्क्वायर। अब ये पूरा कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, और वो कैलकुलेशन करने के बाद हमको पता चलता है कि 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोगों को आंसर मिल रहा है इसका, ठीक है, जी का। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है। तो ऑब्जर्वेशन करके सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये मिलता है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ करके 9.8 ले लेते हैं। कभी कभी तो इनकेस हम लोग 10 राउंड ऑफ करके 10 भी ले लेते हैं, ठीक है, कई केसेस में, क्योंकि बहुत मार्जिनल डिफरेंस इन आंसर्स आता है तो अप्रॉक्सीमेशन चलता है उतना। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली हमको जी की वैल्यू क्या मिली है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वॉज इट, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हमने एक क्वेश्चन था वो हम लोग रिकॉल करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, जिसका आंसर मैंने बोला था कि मैं आगे एंड ऑफ द चैप्टर में ज़रूर दूंगा, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी। अब वो क्या है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो वो मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, दूसरा रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कौन से दो चीज़ पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। अब सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, मतलब ऊपर से मैं गिरूँ या तुम्हारा फ्रेंड गिरे या कोई और गिरे, सबके ऊपर उतना ही सेम फोर्स लगने वाला है। मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं अप्लाई होता, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा। हर ऑब्जेक्ट पे वही सेम वैल्यू 9.8 की हमारे ऊपर अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तीसरा, इट डजेंट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी किसका बना हुआ है, क्या है, वो हल्का है, वजनदार है, उसमें डजेंट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट डज नॉट डिपेंड, इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, दैट इज मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये दो ही चीज़ों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिपेंड करता है। अब याद करो, ठीक है, अभी हमने बात की थी वो क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन क्या था कि एप्पल जो है वो ऊपर गिर जाता है अर्थ के और मून नहीं गिरता, ठीक है। एक रीजन तो हमको पता था कि भाई टेंजेंशियल फोर्स भी होता है जो ऑर्बिट में बनाए रखता है मून को। अब टेंजेंशियल फोर्स एप्पल के पास तो था नहीं। अब होता क्या है कि G इज इक्वल टू, अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ का एक रिकॉल करते हैं इसको समझने के लिए। F इज इक्वल टू G/mm अपॉन आर स्क्वायर, ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। तो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ भी अप्लाई होता है एक्चुअली, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का उतना स्पीड उसका बहुत कम होगा, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के आसपास मूव होंगे, दोनों अट्रैक्ट होंगे, लेकिन यह एप्पल अट्रैक्ट होते हुए दिखेगा और
अर्थ हमें अट्रैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और एप्पल क्योंकि छोटा सा है वो फटाक से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उतना उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मून का जो एक्सेलरेशन है और अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कम होगा क्योंकि दोनों भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के नहीं देखने को मिलते। हालांकि अर्थ के मुकाबले एप्पल बहुत छोटा है और उसका मास बहुत छोटा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन हमको इमीडिएटली एक्शन में आता हुआ देखने को मिलता है कि वो पेड़ से गिरकर डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न था दूसरा कि एप्पल क्यों गिरता है और मून हमारे ऊपर नहीं गिरता। ठीक है, नहीं गिरेगा कभी। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। What would be the value of G on the surface of the earth if its mass was twice as large and its radius half of what it is now? यानी G की वैल्यू को पता करना है, नए G की वैल्यू को पता करना है अगर अर्थ का मास डबल हो जाए, यानी जो m था वो 2m हो जाए, और जो अभी रेडियस है यानी r वो आधा हो जाए यानी r/2 हो जाए। करेक्ट, आगे बढ़े, देखते हैं कैसे होता है, वैल्यू g की क्या निकलती है। पहले गिवन डेटा ले लेते हैं। पहला गिवन डेटा क्या है कि नया m डैश जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मास है, यानी जो न्यू मास है वो हमने m डैश ले लिया है और वो 2 टाइम्स द ओरिजिनल मास है। ठीक है, न्यू मास एंड द ओरिजिनल मास। तो न्यू मास इज 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मास यानी m डैश इज 2m, और रेडियस का क्या होगा उस हिसाब से, न्यू रेडियस इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस दैट इज r डैश इज r/2। अब हमें पता क्या करना है, हम लोगों को g डैश पता करना है क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो g है, तो हमें क्या पता करना है, g डैश ले लेना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, जहाँ पे g होगा वही फॉर्मूला लेना है। तो हमें g इज इक्वल टू m कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला ले लेनी, क्योंकि हम लोगों को मास और रेडियस एक ही फॉर्मूला में दिखते हैं। करेक्ट, ये इकलौता फॉर्मूला जहाँ हमें मास और रेडियस दोनों देखने को मिलते हैं। तो आर यू गेटिंग दिस? तो g डैश के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, g m के जगह में m डैश, r के जगह में r डैश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है, तो यहाँ पे r/2 नहीं लेना है, सिर्फ r ले लेना। ठीक है, r ले लेना क्योंकि हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी फिलहाल, तो यहाँ पे r/2 नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे। तो g डैश इज इक्वल टू g m डैश अपॉन r डैश स्क्वायर कर देना। ओके, कभी कभी हो जाता है गाइस ऐसे, यू नो वी आर वेरी इन अ हरी सो दैट वी मे बी एबल टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम लोग घाई गड़बड़ी में छोटा सा एक मिस्टेक कर ही देते हैं। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। g डैश इज इक्वल टू, अब आगे क्या बनता है, m डैश तो बन गया 2m। ठीक है, तो यहाँ का m डैश यहाँ पे देखो 2m बन रहा है। ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं मार्कर से वापस करके बताता हूँ। देखो यहाँ का m डैश यहाँ पे आकर 2m बन रहा है। करेक्ट, रिप्लेसमेंट हो गया हमारे वैल्यूज़ का। करेक्ट, और यहाँ का जो r होना चाहिए था, लेट अस से मैंने r लिख दिया है, यहाँ पे r होगा, यहाँ पे आके r/2 बन जाएगा एज पर दिस वन। ठीक है, तो r डैश जो था यहाँ का ये r/2 हो गया यहाँ पे आते आते। ठीक है, सो लेट अस से व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, तो अब g इंटू 2m वो तो ऊपर वैसे ही रहेगा, अब ये स्क्वायर दोनों को लगेगा, r को भी और 2 को भी, तो r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो अब ये जो r स्क्वायर बाय 4 है, ये नीचे का 4 है वो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल बन के। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा फिर उसके हिसाब से, 4 इंटू 2 इंटू GM अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे का 4 तो ऊपर चला गया, तो 4 2 क्या हुआ 8। करेक्ट, तो 8 GM अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये GM अपॉन आर स्क्वायर क्या है गाइस, याद करो, देखो यहाँ पर आ जाओ, अरे ये तो G है। करेक्ट, मतलब यहाँ पे GM अपॉन आर स्क्वायर को हटा के हम लोग लिख सकते हैं G, यानी हमें वैल्यू मिल गई है। देखो गाइस, यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो नया वैल्यू G का होगा वो पुराने वैल्यू का 8 टाइम्स होगा।
g dash is equal to 8g. Are you getting this? तो आंसर हमारा क्या हो गया उस हिसाब से? न्यू वैल्यू ऑफ g विल बी 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, अगर मास डबल हो गया और रेडियस आधा हो गया तो. ठीक है, देख लो एक बार. सो फाइनली यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. अभी वेरिएशन इन जी भी आने वाला है एट डिफरेंट हाइट्स, तो हम देखेंगे वो पार्ट्स में किया है, क्योंकि एक एट अ स्ट्रेच करेंगे तो शायद आप कंफ्यूजन में आ जाओ, तो थोड़ा थोड़ा आप करो ताकि आपको अच्छे से याद रहे. ओके, तो सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू रियली लाइक द वीडियोस एंड हेल्प अस, लाइक मोटिवेट अस रादर आई वुड से, कि और हम लोग अच्छा काम कर पाए. और कीप शेयरिंग द वीडियोस ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये कंटेंट देखने मिले, बिकॉज बहुत वैल्यूबल कंटेंट मुझे तो लगता है और शायद आपको भी लगता है, तभी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो. तो प्लीज़ देखना और शेयर करना और कमेंट करना भी ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पर ही आप डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, तो टिल देन बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. वी विल मीट very soon with the next episode of this gravitation series. Bye bye.